नीट एग्ज़ाम से 40 डेज़ पहले अगर कोई जॉब करने के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करे तो उसका नीट रिज़ल्ट क्या होगा? ओके, सो मेरी नीट जर्नी ईयर 2019 में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मेरा जो 12th का एग्ज़ाम है, मैं 2019 की पास आउट हूँ। तो बहुत बार मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में रैंडम कमेंट्स आते हैं कि मेरी एज कितनी है, मैंने 12th कब पास आउट किया था। तो भाई वैसे लोगों का भी लाइक आंसर मिल गया है कि मैंने 2019 में अपना 12th कंप्लीट किया था। और उसी टाइम पे देखो, मेरा जो ये नीट का ड्रीम है, डॉक्टर बनने का जो ड्रीम है ना, वो बहुत स्टार्टिंग से नहीं था। स्टार्टिंग से मैं मैथ्स और फिज़िक्स से बहुत ज़्यादा डरती थी, और एक टाइम पे ऐसा भी था जब मुझे बायो से भी डर लगता था। तो आप समझ सकते हो कि मैं मतलब एक एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब एवरेज स्टूडेंट नहीं थी, बट जब बात साइंस की आती थी तब मैं एवरेज थी। तो क्लास 8 तक ना मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट की लिस्ट में आती थी। तो मतलब स्कूल में, और देखो मैं ऐसा नहीं कि अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, जस्ट मैं अपना स्कूल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, अपना एकेडमिक जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए मैं शायद हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो क्लास 8 तक की मेरी जो एकेडमिक जर्नी थी वो बहुत अच्छी थी। तो मार्क्स भी मेरे बहुत अच्छे आते थे। जब क्लास 9th में मैं गई तो क्लास 9th में क्या हुआ कि एनसीईआरटी अचानक से आ गई, जिसमें बायोलॉजी था, फिज़िक्स था, केमिस्ट्री था, और वो सब कुछ एक साइंस की बुक में ही था, अलग अलग नहीं था। बट येस, आई हैव टू स्टडी दैट, ठीक है। तो मैं मतलब जैसे कि मैं अपने घर में सबसे छोटी यंगेस्ट चाइल्ड हूँ ना, तो मैं छोटी हूँ, तो मेरे से बड़ी मेरी दीदी और मेरे भैया लोग हैं। तो ऐसा मुझे कभी ट्यूशन का नीड नहीं पड़ा, तो मैंने कभी ट्यूशन किया ही नहीं है। हाँ, क्लास 12 तक मैंने कभी कोई ट्यूशन नहीं किया, मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया। तो जो भी रहा मेरा मेरी सेल्फ स्टडी के थ्रू रहा। और कभी थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए होता था तो मेरे बड़े दीदी भैया लोग हैं, तो मैं उन लोगों से पढ़ लिया करती थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, जब हमारी पढ़ाई चल रही थी तो इतना कुछ बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं था कि हाँ हम अच्छे स्कूल में भी पढ़ें और फिर बड़ी कोचिंग में भी जाएं। उस टाइम पे बस ऐसा था कि हाँ ठीक है, हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, दैट्स मोर दैन इनफ। किसी तरीके से पेरेंट्स सीबीएसई बोर्ड की फ़ीस अफोर्ड कर रहे हैं, दैट्स मोर दैन इनफ। स्कूल बस, और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे नॉर्मली किसी स्कूल में पढ़ लिया यार, मतलब लाइक मेरे पेरेंट्स ने मतलब इतना किया है कि जितना उनका बजट था उससे कहीं ज़्यादा ऊपर जा कर के मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो बहुत अच्छे स्कूल से हुई है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत बड़ी ब्लेसिंग वाली बात है कि मेरी स्कूल जर्नी काफ़ी अच्छी रही। तो 9th में ऐसा था कि अचानक से जब साइंस वगैरह आया तो लगा कि यार ये सब क्या आ गया है, बस जैसे तैसे मैं पढ़ के ख़त्म करूँ और 9th 10th किसी तरीके से मैं पास करूँ, और फिर 11th में मैं कॉमर्स ले लूँगी और बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स ये सब कुछ पढ़ के एमबीए वगैरह कर लूँगी, लाइक मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँगी, फिर किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में प्लेसमेंट लेकर के मतलब ऐसा ही कुछ, ऐसा सिंपल सा प्लान था, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम देना लाइक समथिंग, ऐसा मेरा कभी कुछ था नहीं क्लास 9 तक, ठीक है। बट सडनली जब 9th जैसे तैसे पास हो गया, एंड आई डोंट नो हाउ, बट 9th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, इवन साइंस में भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए। तो थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि आपको लग रहा है कि आप बहुत एवरेज हो, आपका एकेडमिक करियर डाउन जा रहा है, बट सडनली आपका रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। तो आई डोंट नो, बट कहीं से तो मोटिवेशन आ जाता है ये सब कुछ देख करके। तो 9th का रिजल्ट आया तो उस टाइम पे सीजीपीए सिस्टम था, तो मेरे 9.5 सीजीपीए थे क्लास 9th में, बिना किसी ट्यूशन के, बिना ऐसा किसी कोचिंग के। और घर पे दीदी भैया थे, बट ऐसा नहीं था कि कोई रेगुलर बैठा के पढ़ा है, जो भी पढ़ रही हूँ सब अपने से ही पढ़ रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से था, क्योंकि ऑफकोर्स दीदी एंड भैया की भी तो पढ़ाई थी, तो वो लोग भी अपनी पढ़ाई में बिजी रहते थे। तो 9th में रिजल्ट अच्छा आया, तो ऑफकोर्स 9th जैसे तैसे पास हो गया। तो फिर 10th में तो ट्यूशन और कोचिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने सोचा था कि हाँ ठीक है, क्योंकि मैं वीक हूँ ना, मैथ्स में भी वीक हूँ, तो मैं मेरे को ट्यूशन की नीड पड़ेगी। बट घर पे उस टाइम पे ट्यूशन वगैरह कुछ मैनेज नहीं हो पाया। तो जैसे तैसे करके मैंने 10th में करियर मतलब लाइक क्लासेस स्टार्ट कर दिया। फिर चीज़ें जा रही थी, अच्छी जा रही थी। तो मुझे ना डर था कि 10th में यार अगर मैं फ़ेल हो गई तो बड़ा लाइक बोर्ड्स एंड ऑल टेंशन हो जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया ना, जब मेरा 10th का लाइक जब 10th स्टार्ट होता है तो कुछ दिन क्लासेस चलती हैं और फिर उसके बाद समर वेकेशन हो जाता है। तो जब समर वेकेशन हुआ तो मैंने ना
समर वैकेशन के हर एक दिन को यूटिलाइज़ किया। लाइक पूरी इंग्लिश पढ़ ली, इंग्लिश की बुक पूरी पढ़ ली, साइंस पढ़ लिया। मैथ्स नहीं पढ़ा क्योंकि मैथ्स मेरे को पसंद भी नहीं था और मुझे मैथ्स आता भी नहीं था, तो मुझे मैथ्स में हमेशा किसी न किसी की हेल्प की नीड पड़ती थी। तो मैथ्स थोड़ा बहुत ही पढ़ पाती थी जब भैया घर पे होता था पढ़ाने के लिए, फ्री रहता था तभी। अदरवाइज़ जो अदर सब्जेक्ट्स जैसे कि हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, लाइक सोशल स्टडीज़ हो गए, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, ये सारी चीज़ें मैं सेल्फ स्टडी कर सकती थी। तो मैंने पूरा टाइम दिया एंड ऑफ कोर्स मेहनत रंग लाई। 10th में मेरे 9.2 CGPA बने। हाँ, 9th के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ था क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे मैथ्स नहीं आता था, जिसकी वजह से मेरा CGPA थोड़ा सा डाउन गया था। बट स्टिल 9.2 CGPA बहुत था। क्योंकि भाई मेरे पेरेंट्स की नज़र में तो बहुत था, क्योंकि मैंने ना कोई ट्यूशन किया ना कुछ किया, जो भी किया अपनी सेल्फ स्टडी से ही किया। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, वो लोग फुली सेटिस्फाइड थे और मैं भी फुली सेटिस्फाइड थी कि ठीक है यार, 9.2 CGPA मेरी अपनी मेहनत से आया है एंड दैट्स मोर दैन इनफ फॉर मी। तो फिर उसके बाद अब मेन बात तो यही था कि 10th के बाद अब सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो 10th के बाद जब सब्जेक्ट लेने की बारी आई तो मतलब 11th में मैंने स्कूल चेंज किया। तो स्कूल चेंज करके मैं जहाँ पे जाने वाली थी वहाँ पे एग्ज़ाम होता था। मतलब अगर आपको बायो लेना है तो उसके लिए आपका एंट्रेंस होगा, कॉमर्स लेना है तो उसके लिए आपका अलग से एंट्रेंस होगा, मतलब सब्जेक्ट वाइज पहले आपका एंट्रेंस होगा। अगर आप उस सब्जेक्ट के एंट्रेंस को क्लियर करते हो तो ही आपको वो सब्जेक्ट में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज़ आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का रूल था। तो ऑफकोर्स जिस रूल का एडमिशन क्राइटेरिया, जिस स्कूल का एडमिशन क्राइटेरिया टफ होगा भाई, ऑब्वियसली बात है वहाँ पढ़ाई भी अच्छी ही होगी। तो मैंने पापा को बोला कि आप जा कर के 11th का मेरा कॉमर्स का फॉर्म लेकर के आ जाइए, क्योंकि पापा मेरे से बायो वगैरह ना बड़ी टफ होती है। जैसे तैसे मैंने 10th कर लिया, बट मेरी फैमिली को मुझ पे मेरे से ज़्यादा ट्रस्ट था। सो सबने ये कहा कि ठीक है, बायो हम तुम्हें प्रेशराइज़ नहीं कर रहे हैं, बट तुम बायो का फॉर्म तो फिल करो, एंट्रेंस तो दो। अगर तुम्हें सीट मिल जाती है बायो सेक्शन में तो कोई इशू नहीं है, और अगर तुम्हें सीट नहीं मिलती है तो तुम फिर कॉमर्स ले लेना, बट एटलीस्ट तुम्हारे इतने अच्छे रिजल्ट है तो तुम बायो के लिए पहले ट्राई करो। तो मैंने भी सोचा ठीक है यार, और वैसे भी अभी ताज़ा ताज़ा रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठीक है यार, चलो एक ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने फिर बायो का एग्ज़ाम दिया। तो मतलब बायो सेक्शन में एडमिशन के लिए मैंने एंट्रेंस दिया स्कूल का। तो अभी अभी जैसे बोर्ड के लिए सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी तो उतना कुछ टफ नहीं था एंट्रेंस में, बस वो सारी चीज़ें मैं रिवाइज़ करके गई एंड फॉर्चुनेटली मेरा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ। एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं आ रहा, बट आई थिंक वो पूरे स्कूल लेवल के एग्ज़ाम में मेरी 5th या 6th रैंक कुछ थी। और मतलब आप समझ सकते हो कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट अपीयर होते हैं मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम में। वैसे मैं स्कूल का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, इन फ्यूचर कभी बताऊँगी, क्योंकि आई डोंट नो अभी उस स्कूल में क्या चल रहा है, वो रूल है भी कि नहीं है, क्योंकि मेरे टाइम पे तो था। तो आप समझ सकते हो कि यार थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के बीच में अगर आपका 5th रैंक आता है, वो भी उस सब्जेक्ट में जिसको लेकर के आप खुद ही श्योर नहीं हो, तो ऑब्वियसली बात है ना, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्ट हो जाता है। तो और आप मतलब कि ऐसा हुआ था कि मेरा रैंक देख करके ना स्कूल के साइड से कॉल आया था कि मतलब और फॉर्चुनेटली मैंने ही कॉल रिसीव किया, पापा के नंबर पे फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन किया, मतलब फ़ोन रिसीव किया। उधर से कोई मैम बोलती हैं कि आकृति सिंह के फादर से बात हो रही है। तो मैंने बोला कि मैम मैं आकृति सिंह हूँ। तो उन्होंने बताया कि लाइक आपका सिलेक्शन हो गया है, आपकी 5th रैंक है और आप विदिन 1 वीक अपना एडमिशन करा लीजिए, अदरवाइज़ आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि हाँ ऐसा कुछ है, बट मैंने बताया घर पे कि ऐसे कॉल आया था। तो पापा को मैंने बोला आप एक बार जाकर के स्कूल में देख के आइए, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तो पापा ने बोला कि अरे ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा हो गया है, अभी चलो एडमिशन करा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फिर मैं गई और जो भी एडमिशन का प्रोसेस था, मतलब आज रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, कॉल आया और कल मैं 10 बजे बोला था उन लोगों ने। तो मतलब ये था कि विदिन 1 वीक आपको 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक एडमिशन का जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह है वो सब आके कराना है। तो मैं चली गई और फिर उसके बाद मतलब रैंक भी अच्छी थी। तो सबसे अच्छा लग रहा था कि जब मैं ऑफिस में गई, जब मैंने बताया कि मतलब मैं आकृति सिंह हूँ, तो सब मुझे पहचान रहे थे कि हाँ ये कुछ स्टार्टिंग के रैंक होल्डर स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है पहचानेंगे ही। तो मतलब एडमिशन वगैरह प्रोसेस बहुत अच्छे से हो गया एंड सीट मिल गई। मतलब फिर आईडी कार्ड वगैरह भी तुरंत बन गया, आकृति सिंह बायो सेक्शन 1, मतलब B1 फॉर बायो सेक्शन 1 था, B2 था, ऐसे करके था। तो मतलब ये सब कुछ मेरे लिए बड़ा सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने आप को बहुत एवरेज स्टूडेंट मानती थी, बट बायो में मतलब कि यार बहुत बड़ी चीज़ थी ना। तो बायो वगैरह में मिल गया एडमिशन जैसे तैसे, और फिर मैं क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तक मुझे ऐसा नहीं था कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगी, बस बायो ले लिया था मैंने।
एंड देन फिर उसके बाद डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई डॉक्टर्स डे आता है। तो उस दिन हमारे स्कूल के चेयरमैन सर और वाइस प्रिंसिपल सर मतलब ऐसे राउंड पे आए और उन्होंने क्लास में मतलब वो आ करके उन्होंने डायरेक्टली बोला कि हैप्पी डॉक्टर्स डे फ्यूचर डॉक्टर्स। तो उस टाइम पे ना वो बात हिट कर गई कि यार मतलब हम तो जस्ट नॉर्मल से बायो के स्टूडेंट हैं और फिर ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो वो बात सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि वो स्कूल का मतलब ऐसा है कि बायो सेक्शन के बच्चे मोर देन 80% स्टूडेंट का नीट में सिलेक्शन होता है। अगर कोई मैथ्स से है तो डिफेंस में, आईआईटी में, मतलब वो स्कूल काफ़ी फेमस है क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो फिर मेरे को पता चला कि अच्छा मतलब यहाँ पे अगर बायो में कोई मेहनत करता है तो वो नीट लेवल तक बहुत ईजिली चला जाता है। तो फिर उस दिन मेरे को लगा कि, और वो पूछ भी रहे थे सबसे कि आपका इन फ्यूचर कौन सी स्पेशलिटी डॉक्टर आपको बनना है, कौन सा बनना है। मैं सोच रही थी कि मैं क्या बताऊंगी, मेरा तो कुछ ऐसा प्लान था ही नहीं, मुझे तो अभी अभी पता चला है कि हाँ मैं फ्यूचर डॉक्टर हूँ। तो मैं बस ये सोच रही थी, बट उस दिन उन्होंने मेरे से पूछा ही नहीं। तो ठीक है, वो दिन बीत गया और उसी दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मेहनत करनी है क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। देखो, डिसीज़न लेना जितना ज़्यादा ईजी था ना, उस डिसीज़न को सही प्रूव करने का जो रास्ता है वो बहुत ही टफ था। तो 11th-12th जैसे जैसे पास हुआ और 11th काफ़ी टफ लगा क्योंकि कुछ ऐसा कोचिंग जैसा था नहीं। बट ठीक है, मैंने जैसे तैसे करके आई मैनेज टू गेट 75% विदाउट कोचिंग। और फिर उसके बाद 12th में आई तो थोड़ा तबीयत वगैरह भी ख़राब हो गई और नहीं अच्छे से हो पाया। तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, कोलिथियासिस वगैरह हो गया था। तो मतलब एग्ज़ाम, प्री बोर्ड, ये सब मतलब आप समझ सकते हो कि मार्च में एग्ज़ाम होते हैं, मतलब फ़ैब मार्च में, और सितंबर से ही मेरा सब प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, बीमार होना एंड ऑल। तो प्री बोर्ड भी जैसे तैसे दिया और बोर्ड भी जैसे तैसे बस दिया, तो किसी तरह से मैं पास होने तक का मैनेज कर पाई। 66% आए मेरे क्लास 12 पे। तो पहला फॉल तो वही था। तो देखो, 12th का एग्ज़ाम देने के बाद ही मैंने फैमिली को कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे अब डॉक्टर बनना है, तो मेरे को नीट क्रैक करना है। तो उसके लिए अभी मुझे तुरंत कहीं एडमिशन नहीं लेना है, मुझे ड्रॉप लेकर के प्रॉपर प्रिपरेशन करना है। और ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन करने वाली मैं अपने घर में सबसे पहले होने वाली थी, क्योंकि मेरे से पहले मेरे दीदी भैया लोग जो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वेल एजुकेटेड नहीं है, सब वेल एजुकेटेड है, गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी इनकम है सबकी, सब अच्छी अच्छी जगह, अच्छी अच्छी पोस्ट पे है। बट किसी ने कभी ड्रॉप लेकर के ऐसा नीट मतलब अपने टाइम पे सीपीएमटी वगैरह नहीं दिया था, मैं पहली थी। तो ऐसा कोई बहुत सीरियस मुझे ले भी नहीं रहा था। तो फिर भी ठीक है, सबने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम कर लो। तो बट प्रॉब्लम वही आती है ना यार कि अगर आप प्रिपरेशन के लिए आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो आपको प्रॉपर कोचिंग चाहिए और कोचिंग के लिए पैसे चाहिए। तो कहीं भी पता करो तो मिनिमम टू मिनिमम 60,000 मिनिमम। बाकी आप जाओगे तो हॉस्टल का रहने का खर्चा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपके घर में आपका अलग से अगर अपना कोई स्टडी रूम नहीं है तो पढ़ाई वाला माहौल नहीं बन पाएगा। तो वही सारी प्रॉब्लम थी। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कितना डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने सोचा जैसे मैं अभी तक सेल्फ स्टडी से सब कुछ करते आई हूँ, आगे भी सेल्फ स्टडी से सब कुछ कर लूँगी। बट रास्ता तो बहुत मुश्किल होने वाला था। तो जहाँ भी एडमिशन का सोचा फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, बजट था ही नहीं उतना। कहीं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मतलब पैकेज था। तो भाई मतलब मैं तो परेशान थी, मतलब उस टाइम पे मैं परेशान नहीं थी, मैं जस्ट घर वालों को कन्विंस कर रही थी। मैं उनसे गुस्सा हो रही थी कि आप लोग मेरा एडमिशन कराओ, मेरे को ऐसे प्रिपरेशन करना है, ऐसे वैसे मैं यही सब सोच रही थी। तो फिर उसके बाद मतलब मेरी फैमिली में मतलब सबने ऐसे नॉर्मल एक कोचिंग में एडमिशन कराया। तो वो कोचिंग मतलब एक्चुअली में फैमिली को भी उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि भाई देखो इतने पैसे थे नहीं कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इन्वेस्ट करके किसी बड़ी कोचिंग में भेजा जाए। तो एक नॉर्मल कोचिंग में सबने सोचा कि अगर नॉर्मल कोचिंग में एडमिशन करा देंगे तो ठीक है, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा। तो मैं भी खुश थी क्योंकि मैंने कभी कोचिंग तो किया नहीं था, बट ये था कि नीट की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ, सपना पूरा करना है, बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। ये था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, पूरी मेहनत के साथ, पूरा 1 साल का टाइम है, ऐसे वैसे सोच करके गई। कोचिंग के फर्स्ट डे ही समझो सपना टूट गया। यस, जितनी एक्साइटमेंट के साथ मैं कोचिंग में गई थी, कोचिंग में जैसे ही एंटर किया तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके रियलिटी पता चल गई कि मैं जो सोच रही हूँ उतनी स्मूथ मेरी लाइफ नहीं है। मैं जो सोच रही हूँ वो सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मतलब जो सबसे सी ग्रेड का था। तो फिर भी मैं अंदर गई, क्लास में बैठी। तो क्लास में बैठी तो मतलब ऐसा कुछ हेजिटेशन नहीं था कि बड़ा फर्स्ट डे है ये वो, ऐसा कुछ नहीं। मैं एकदम रिलैक्स होकर बैठी थी कि ठीक है टीचर्स आएंगे, और स्टूडेंट्स को भी मैं ऑब्जर्व कर रही थी।
तो मुझे एक चीज़ पता चली कि यार देखो, मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हूँ, बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो यूपी बोर्ड से थे। तो ऐसा नहीं है कि वो यूपी बोर्ड से हैं तो ख़राब हैं या बुरे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे थे ही नहीं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। फिर उसके बाद 1-2 लड़कियाँ आईं जो सीबीएसई बोर्ड से थीं, बट सीबीएसई बोर्ड से भी ऐसे सीबीएसई बोर्ड से कि उनका सिर्फ एडमिशन था सीबीएसई बोर्ड में, बट बाकी सारी चीज़ें उनका वो हिंदी मीडियम से ही था। और फिर उसके बाद जो भी स्टूडेंट आ रहे थे, मतलब लड़कियां, मैं पूछ रही थी कि कहाँ से हो, कैसे हो, सब यूपी बोर्ड से, मतलब ऐसे नॉर्मल स्कूल का नाम बता रही थी। तो फिर मुझे फिर भी डाउट हुआ कि यार इतने कम पैसे में अगर मुझे किसी कोचिंग में एडमिशन मिला है तो कुछ तो मतलब प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद फ़िज़िक्स के सर आते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट क्लास होती है फ़िज़िक्स की होती है। तो मेरा ये था कि मुझे पता है, मुझे मेरा ड्रॉबैक पता है, मुझे मेरा मतलब लो लेवल पता है कि मैं कहाँ वीक हूँ, मुझे मेरी वीकनेस पता है। तो मुझे पता था कि फ़िज़िक्स मेरी वीक है, तो मुझे फ़िज़िक्स को फर्स्ट डे से ही मेहनत करनी है। तो वो आते हैं एंड फ़िज़िक्स के लाइक आईआईटी जेईई लेवल के जो क्वेश्चंस थे, जस्ट उसको सॉल्व कराना स्टार्ट करा देते हैं। कुछ बेसिक्स वगैरह कुछ वो समझाते ही नहीं हैं। और वो सर की जो एज थी, मतलब एक्सपीरियंस उनके पास काफ़ी था और उनकी एज बहुत ज़्यादा थी। तो ऑब्वियस सी बात है उनको फ़िज़िक्स आता था, लेकिन यार देखो, आपके पास एक्सपीरियंस होना और आप एक किसी को गाइड कर रहे हो, वो चीज़ की क्वालिटी आपके अंदर होना बहुत अलग अलग दो चीज़ें हैं। और ये चीज़ें मैंने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो फिर वो यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस, मतलब हिंदी मीडियम के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सारे टर्म्स हिंदी मीडियम में बताए जा रहे हैं और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मतलब इतने बड़े बड़े कि आप उतना टाइम देकर के एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर, तो फिर आप एग्ज़ाम में कैसे मैनेज करोगे टाइम। तो फर्स्ट डे तो फिज़िक्स की क्लास मेरी बहुत ही बकवास थी, मतलब मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं ये कहाँ, मतलब ये कैसे हो पाएगा। फिर भी मैंने थोड़ा पेशेंस रखा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी फैमिली का बजट इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं किसी बड़ी कोचिंग में जा सकूँ। तो मुझे पता था कि जो है जैसे है, यहाँ पे थोड़ा बहुत गाइडेंस अगर मेरे को 50% भी मिलेगा तो मैं 50% अपने से कर लूँगी। तो फिज़िक्स की क्लासेस चलती थी और फिर छुट्टी हो जाता था, फिज़िक्स की क्लासेस चलती थी, छुट्टी हो जाता था। तो यार मेरे को लगा कि यार बायो और केमिस्ट्री कब पढ़ाया जाएगा, मतलब फिज़िक्स तो वैसे भी अपने टाइप का पढ़ाया नहीं जा रहा, नीट लेवल का है ही नहीं, जेईई लेवल का है और वो भी हिंदी मीडियम के लिए है, तो ऐसे कैसे होगा। फिर मैंने एक दिन सर से बोला, मैंने कहा कि सर, आप जो लैंग्वेज पढ़ाते हो वो मुझे समझ में नहीं आता, और फिर उसके बाद आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो नीट में तो फॉर्मूला बेस्ड, और जो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं मुझे एक्चुअली वो क्वेश्चन आता ही नहीं है, मुझे उसका फॉर्मूला ही नहीं पता है कि आप कैसे उसको इनिशिएट करना है, कैसे अप्रोच करना है। तो मतलब वो सारे क्लास के बच्चे हंसने लगे, सब मेरा मजाक बनाने लगे और सर भी हंस रहे थे, कह रहे थे मैं तुम्हें बेसिक से थोड़ी ना पढ़ाऊँगा, ऐसे करके। मैं कि यार मतलब क्या है। मैं कि ठीक है सर, आप मुझे बेसिक से ना पढ़ाओ, बट ऐसे आप हिंदी मीडियम में क्यों पढ़ाओगे, फिर हमारा क्या होगा सर। तो उन्होंने कहा कि मेजोरिटी हिंदी मीडियम के बच्चों की है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे, तुम भी इसी मीडियम में पढ़ो, और कॉन्सेप्ट क्लियर रखने से मतलब है, सवाल तो लग ही जाते हैं, उनका कुछ ऐसा कहना था। तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मैं शांति से बैठी थी। ऐसे ही 1 वीक निकल गए हैं, दूसरा वीक भी ऑलमोस्ट 3-4 दिन निकल ही गया, फिजिक्स ही चल रहा है, केमिस्ट्री बायोलॉजी की क्लासेज ही नहीं चल रही हैं। फिर केमिस्ट्री के टीचर आए, तो केमिस्ट्री में भी मतलब ये था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाया जा रहा था, बट उतना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा क्लास नहीं था। बट ठीक है, फिज़िक्स के कंपैरिजन में ओके ओके था। तो थोड़ी सी उम्मीद जागी कि चलो ठीक है, अगर फिज़िक्स से थोड़ा सा केमिस्ट्री अच्छा हुआ है तो मे बी अच्छा हो जाए आगे। तो फिर उसके बाद अराउंड 2-3, मतलब समझो लगभग 1 मंथ कंप्लीट होने वाले थे, तब तक बायो की क्लास नहीं स्टार्ट हुई थी। फिर हमने बोला कि सर बायो भी तो पढ़ाओ, बायो भी तो हमारा है, आप सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों को पढ़ा रहे हो, बायो वालों का क्या है। तो फिर उसके बाद बायो के टीचर आए, तो बायो के टीचर आए तो हाँ, बायो के जब टीचर आए तो बायो का ये था कि एनसीईआरटी पढ़ाई, नीट के बारे में बताया, तो पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। फिर उसके बाद एक मैम आ गई, तो मैम एनसीईआरटी नहीं पढ़ाती थी, मैम बॉटनी अलग तरीके से पढ़ाती थी, मतलब कि वो जो बीएससी में बॉटनी, बीएससी में जूलॉजी होता है, उस टाइप से वो पढ़ाती थी, एनसीईआरटी टाइप से नहीं पढ़ाती थी। तो फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो बन ही नहीं पा रहे हैं, नीट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो तो लग ही नहीं पा रहे हैं, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऐसे ऐसे करते करते मेरे 4-5 महीने मतलब निकल गए, और
प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो थी और मुझे एग्जैक्टली समझ में ही नहीं आ रहा था। जो टेस्ट होते थे उसमें मार्क्स मेरे इतने कम आते थे, मतलब 1 नंबर 2 नंबर, क्योंकि सब माइनस में चला जाता था, कुछ समझ में ही नहीं आता था। घर में भी ऐसा कोई प्रिपरेशन करने वाला था नहीं, तो मैं अपनी चीज़ें किससे शेयर करूँ? अगर मैं किसी से शेयर करती तो सब मुझे यही जज करते कि 12th में मेरा 66% था, तो मैं ही वीक हूँ, मैं ही चीज़ों को कैच नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं समझ गई कि मुझे समझने वाला अभी फ़िलहाल इस टाइम पे कोई नहीं है। तो फिर उसके बाद फ़ीस के लिए भी कोचिंग के साइड से बर्डन आने लगा। तो मैंने कहा यार, जब पढ़ाई नहीं हो रही है तो फिर मैं फ़ीस क्यों दूँ? वो भी इतना ज़्यादा क्यों फ़ीस दूँ? 60,000, उस 60,000 को मैं किसी दूसरी कोचिंग में यूटिलाइज़ करूँगी तो शायद अभी भी टाइम है मेरे पास, 5-6 महीने, कुछ तो मैं अच्छा कर लूँगी। तो फिर ऐसे करते-करते, मतलब आप समझ सकते हो कि अप्रैल से मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था और सितंबर तक ये सब चीज़ें हो गई थी। सितंबर क्या, अक्टूबर ऑलमोस्ट आने वाला था। तो फिर उसके बाद मैं दुर्गा कुंड के साइड गई। तो मतलब कि बनारस में ही है दुर्गा कुंड, उधर सारी नीट और आईटी जेईई की कोचिंग की प्रिपरेशन होती है। तो मैं दुर्गा कुंड के साइड गई, तो वहाँ पे मैंने इंडिविजुअल क्लासेस जॉइन किया। तो थोड़ा-थोड़ा मतलब ठीक था, थोड़ा-थोड़ा ठीक था। ऐसा भी नहीं कह सकते कि सब कुछ बहुत अच्छा था, बट ठीक है, चल रहा था चीज़ें, लग रहा था कि 1-2 महीने मेहनत करूँगी तो चीज़ें ट्रैक पे आ जाएँगी। बट सडन वो हुआ जो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कोविड। कोविड क्या था, कैसा होता है, कुछ नहीं पता था, बस अचानक से कोविड आ गया। हम नॉर्मली क्लासेस कर रहे थे और फिर हमें पता चला कि, मतलब उस टाइम तक जब मैं दुर्गा कुंड गई तो मैंने घर वालों को बोला कि यार देखो, मैं घर पे पढ़ाई नहीं कर पाई, तो मेरे को एटलीस्ट आप लोग पीजी में दे दो, एक बार तो टाइम दे दो प्रिपरेशन करने का। तो मैं पीजी में चली गई, शिफ्ट हो गई। मतलब अभी जब शिफ्ट हुई थी, 1-2 महीने बीते ही थे कि कोविड वगैरह आ गया और हॉस्टल बंद हो गया, कोचिंग बंद हो गया और फिर मैं वापस घर आ गई। घर आने के बाद कभी क्लासेस चल रही हैं, कभी नेटवर्क नहीं है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं हो रहा, मतलब बस चल रहा था चीज़ें। और ऐसे करते करते एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया, तो फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट किया कि कैसे पढ़ें, क्या करें, नोट्स बनाएं। मतलब कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं, बस अगर कोई कहे कि लेफ़्ट जाओ तो लेफ़्ट में चली जा रही हूँ, कोई कह रहा है राइट जाओ तो राइट में चली जा रही हूँ, बस ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। और जैसे तैसे एग्ज़ाम हुआ, और जब एग्ज़ाम हुआ तो ऑफ कोर्स मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। मेरे मार्क्स सिर्फ 246 आए थे, फर्स्ट अटैम्प्ट में 246 आए थे। बट मार्क्स कम आए थे, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी कि मुझे मेरी वीकनेस पता चल गई है, कैसे पढ़ना है मुझे पता चल गया है, क्या पढ़ना है मुझे पता चल गया एग्ज़ाम देने के बाद। तो मैं सेकंड अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी। बट सेकंड अटैम्प्ट में देखो, हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होते हैं ना, एक अटैम्प्ट आपको दे दिया भाई, उतना बहुत है। अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर आप कुछ नहीं हो उनकी नज़र में। तो जैसे तैसे सेकंड अटेम्प्ट के लिए चांस मिल गया मुझे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोविड था तो कोई कॉलेज में एडमिशन वगैरह हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं 21 में भी दूंगी एग्ज़ाम, 21 में भी एग्ज़ाम दूंगी। मतलब पहला अटेम्प्ट मैंने 20 में दिया था, दूसरा अटेम्प्ट मैं 21 में दी। तो 21 में भी मतलब कहीं ऑफलाइन कोचिंग वगैरह थी नहीं, ऑनलाइन ऐसे ही गूगल पे सर्च वर्च करके एक इंडिविजुअल क्लासेस मैंने ज्वाइन किया था फिज़िक्स के लिए। तो ऑनलाइन क्लास चलती थी और आपको भी पता है कि उस टाइम पे ऑनलाइन की क्या रियलिटी थी। मतलब कि बस सर की आवाज़ है, सर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। बट ठीक है, एक होता है ना कि कुछ नहीं पढ़ने से बेटर है कि हम एटलीस्ट कुछ तो पढ़ रहे हैं। तो यही सब चीज़ें करते करते सेकंड भी एग्ज़ाम हो गया, सेकंड अटेम्प्ट भी हो गया और उसमें मार्क्स और ज़्यादा कम हो गए, 200 हो गए। और अब तो भाई घर वालों का प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि इस बार ड्रॉप नहीं लेना है, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है। क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है वो अभी गवर्नमेंट जॉब में है, नर्सिंग, उन्होंने भी वो नर्सिंग ग्रेजुएट हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वो सक्सेस है, तो ये रास्ता सबको इजी लग रहा था। तो अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िद में 2 अटैम्प्ट दिए और दोनों ही अटैम्प्ट मेरा बुरा गया। तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी घर वालों की बात मान करके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेती हूँ और फिर उसके बाद यार प्रिपरेशन करती रहूँगी ना। मतलब एटलीस्ट ये तो बर्डन नहीं रहेगा कि मैं बैठी हुई हूँ या फिर फैमिली का प्रेशर, ऐसा वैसा कुछ नहीं रहेगा। तो फैमिली के ताने सुनने से बेहतर मैंने सोचा कि मैं कॉलेज चली जाती हूँ। बट बोलते हैं ना कि जब आपकी किस्मत ख़राब होती है ना, तो हर तरफ से मार पड़ती है आपको, चाहे फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो वही सब हुआ मेरे साथ। अ, ऐसा कॉलेज मिला कि वो कॉलेज, मतलब कि मैं क्या मैं बोलूँ, मैं दोबारा कभी उस कॉलेज में नहीं जाना चाहूँगी। इतना बेकार कॉलेज था भाई, सीरियसली। मतलब नर्सिंग कोर्स से मेरा भरोसा उठ गया था। मैं 4 साल हर दिन बस यही इंतज़ार करती थी कि कब मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगी। सो फर्स्ट ईयर में मैं गई तो रूल रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट थे।
मतलब कुछ भी कॉलेज लाइफ में कॉलेज जैसा नहीं था। ऐसा लोग बिहेव करते थे जैसे हम स्लेव हैं, हम प्रिजनर्स हैं, हमने कुछ क्राइम किया है। मतलब इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था हमें। सीनियर का टॉर्चर अलग होता था, हॉस्टल में ना खाना मिलता था ना कुछ, मतलब बहुत बेकार था। कॉलेज लाइफ बहुत बेकार था। पहले ही आप नीट से हारे हुए इंसान हो और फिर उसके बाद आप एक ऐसा कोर्स कर रहे हो जो करने का आपका मन नहीं है, ऊपर से आप ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे इन्वायरमेंट बद से बदतर है। तो फिर मतलब मैं टूटते ही गई, टूटते ही जा रही थी, एक के बाद एक ब्रेकडाउन हुए जा रहा था मेरा। और फिर उसके बाद फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने कहा कि मैं अटैम्प्ट तो दूंगी। तो मैंने 22 में फिर से अटैम्प्ट दिया और फिर 22 में मेरा मार्क्स और भी ज़्यादा कम हो गया। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 100 समथिंग कुछ मेरे मार्क्स आए थे, मतलब सबसे ज़्यादा बेकार मार्क्स। अब मेरा तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही डाउन हो गया कि भाई पहले 246, फिर 200, फिर 100 समथिंग, मतलब मार्क्स बढ़ नहीं रहे, मार्क्स कम हो रहे। मतलब जो मैंने प्रिपरेशन किया था वो चीज़ भी ख़त्म है ऑलमोस्ट। अब तो मतलब समझ लो यार, मतलब कुछ उम्मीद ही नहीं थी। बीएससी नर्सिंग कर रही थी, फिर भी मैंने हिम्मत की। फोर्थ अटैम्प्ट के लिए भी मैंने खुद को मनाया। ईयर 2000 मतलब 20 में हो गया, 21 में हो गया, 22 में हो गया, 23 में भी मैंने एग्ज़ाम देने का सोचा, फोर्थ अटैम्प्ट 23 में। तो 2023 में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने शुरू मतलब सितंबर अक्टूबर से मैंने स्टार्ट कर दिया था कि मई में मुझे एग्ज़ाम देना है। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर अच्छे से पढ़ी। बट नर्सिंग में ऐसा होता है ना कि अगर आप बीएससी नर्सिंग में हो तो आपको क्लासेस से ज़्यादा ड्यूटी लगा दी जाती है। मतलब कि अगर कोई कोई कॉलेज में कि भाई पढ़ाना नहीं है, खुद का पेरेंट हॉस्पिटल में भेज दो, वहाँ जाएंगे बेड मेकिंग करेंगे। तो नर्सिंग का तो मेरा और भी बुरा स्टोरी है, वो मैं कभी बाद में बताऊँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 2-4 घंटे की हो जाएगी, मेरा रोना ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसा हो गया था कि मतलब इतना बेकार कंडीशन हो गया था कि हॉस्पिटल भेज देते थे और इतनी बंडल्स ऑफ फाइल लिखवाते थे ना यार, मतलब एक ही फाइल को 4 बार सही करना पड़ता था। तो बड़ा दिक्कत होता था। तो मैंने क्या बंडल्स ऑफ फाइल लिखी है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो वो लिंक है, इधर आप क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। और फिर इधर रिलेटेड वीडियोज़ में भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत बेकार था, मतलब कॉलेज का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सेमेस्टर नर्सिंग के सेमेस्टर एग्ज़ाम को ही पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर नर्सिंग करने के साथ नीट का टाइम कैसे मिलता। तो 23 भी चल रहा था, बट जैसे ही एग्ज़ाम पास आया, फैब मार्च अप्रैल क्लिनिकल ड्यूटी में ही निकल गया। और फिर क्लिनिकल ड्यूटी में ये होता है कि आप ड्यूटी जा रहे हो, फिर आप ढेर सारे क्लिनिकल फाइल लिख रहे हो, असाइनमेंट बनाना है, वो असाइनमेंट बार बार आपका काट दिया जा रहा है। और ये है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना है, नीट के लिए भी पढ़ना है, और आप एक ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ फैमिली से दूर हो, आपको संभालने वाला कोई नहीं है, मतलब समझो बहुत बुरी कंडीशन। तो 23 में भी मतलब मुझे तो अब तो 23 का मुझे मार्क्स भी नहीं याद है इतना, मतलब यही कुछ रहा होगा 100 कुछ, मतलब आई थिंक 212 नंबर के आसपास मेरा कुछ था। तो इस तरीके से करके 23 में था मेरा, और मैं बिल्कुल ही टूट गई, फिर से मेरा नहीं हुआ। अब तो 4 अटैम्प्ट हो गए थे और मार्क्स कम पे कम हुए जा रहे थे। फिर बिना मन के ऐसे ही 24 में भी मैं अपीयर हुई। तो 24 का जर्नी और भी ज़्यादा स्ट्रगल वाला था क्योंकि उस टाइम मैं थर्ड ईयर में थी। तो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में अब तक मैं आ गई थी। तो 2024 में ऐसा था कि पढ़ाई चल रही थी नर्सिंग की, ड्यूटी भी चल रहा था, बस फॉर्म आया, मैंने फॉर्म फिल कर दिया और जा कर के एग्ज़ाम दे दिया ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ, बस इसमें कि देखती हूँ मुझे कितना याद रहता है। तो ऑफकोर्स भाई नीट में याद करके भी जाओ तो इतने क्लोजली रिलेटेड एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कि कुछ भी याद नहीं आता। तो फिर भी वही कुछ 150-200 के मतलब 150 के आसपास ही नंबर थे मेरे। तो मतलब आप समझ लो ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन हुए जा रहा था। 25 में मैं अपीयर ही नहीं हुई। मुझे ये था कि अब मतलब नीट 2025 में नहीं दे पाऊँगी क्योंकि बीएससी नर्सिंग का फाइनल ईयर था, बहुत ज़्यादा बर्डन था, इंटर्नशिप भी थी। तो मैंने सोचा कि अब बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर में आ गई तो पहले बीएससी नर्सिंग को फाइनल करती हूँ, उसके बाद सोचूंगी कि क्या करना है। तो बीएससी नर्सिंग फाइनल हो गई मेरी 2025 में, और थीसिस वगैरह सबमिट करके निकलते निकलते वहाँ से मुझे नवंबर हो गया, मतलब नवंबर नहीं सितंबर हो गया, बट वहाँ से पूरे सर्टिफिकेट्स वगैरह मुझे नवंबर में मिले हैं। तो सितंबर 15 मतलब 15 सितंबर 2025 को मैं अपने घर आ गई, ठीक है। तो घर आने के बाद देखो ये बर्डन हो जाता है ना कि अभी तक जब मैं 12th के बाद ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन कर रही थी तो ये था कि यार कॉलेज जाओ, कब तक घर बैठोगी, कॉलेज कंप्लीट कर लिया तो जॉब करो, क्योंकि अब तुम इतनी इंडिपेंडेंट हो, कब तक तुम
अपनी चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंड रहूँगी। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, तो फिर ऑफ कोर्स मैंने सोचा कि ठीक है जॉब ढूँढ लेती हूँ, क्योंकि घर बैठ के प्रिपरेशन करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कौन देखेगा, मेरे खर्चे कौन देखेगा। अभी घर वालों ने इतना मतलब प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कराया है, इसलिए तो कराया है ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ। तो घर की साइड से इतना सपोर्ट था कि मुझे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रेशराइज़ नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी ने प्रेशराइज़ नहीं किया, बट सबने ये कहा कि ठीक है प्राइवेट जॉब ही करो, बट जॉब करो, कुछ तो करो, बैठना नहीं है। तो फिर ठीक है मैंने जॉब स्टार्ट किया। मैंने सोचा इधर उधर इंटरव्यूज़ दिए, बहुत ज़्यादा नहीं दिया इंटरव्यू, एक ही दो जगह दिया, और फिर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आ गया मुझे जॉब मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई। तो जैसे ही अच्छी जॉब मिली, फ़ैब में मेरी दीदी की शादी थी, तो दिसंबर जैन थोड़ा आप समझ सकते हो, घर में शादी है तो थोड़ा सा ऊपर से लड़की की शादी है तो प्रिपरेशन वगैरह चलती रहती है। तो फ़ैब के स्टार्टिंग में ही शादी था, तो फ़ैब तक मेरा कुछ खास तैयारी नहीं रहा नीट का। बट जैसे ही शादी हो गई तो फिर उसके बाद फ़ैब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, और फिर मार्च आ गया और अप्रैल आ गया, मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे। तो मैंने इसलिए आपके साथ डिस्क्लोज़ भी किया कि अब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मतलब 60 डेज़ का चैलेंज, 60-40 डेज़ का ऐसे चैलेंज मैं शेयर कर रही थी। बट यार देखो स्टार्टिंग में ना बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था कि अब तो बीएससी नर्सिंग भी कंप्लीट हो गई, घर के साइड से भी कोई बर्डन नहीं है, मैं जॉब भी कर रही हूँ, अपने सैलरी के पैसे से मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल किया है, तो अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तो मैंने ना बायो की नई वाली बुक वगैरह परचेस कर ली, क्लास 11 की 12 की, पढ़ना स्टार्ट किया। और आप बिलीव नहीं करोगे ना, मार्च में मेरी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब मेरा बायो का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने ये सोचा था कि ठीक है मैं बायो का सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ लूँगी। अगर मुझे प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, अगर गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो ठीक है मैं थोड़ा बहुत घर पे हेल्प लेके एजुकेशन लोन वगैरह लेकर के प्राइवेट बीएमएस कर लूँगी। तो ये सब चीज़ें मैं सोच रही थी, और मैंने बायो का पूरा सिलेबस मतलब पढ़ लिया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इतना प्राउड फील। अभी 2 महीने पहले की ये बात है, और मतलब 1 महीने पहले की बात है, अप्रैल के पहले मार्च की बात है, मैं नीट को लेकर के इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। और अब भी जो मेरी कंडीशन है, मतलब मैं अपना फीलिंग, अपनी थिंकिंग आपके साथ वर्ड्स में नहीं शेयर कर सकती, बट ठीक है मैं आपको बता रही हूँ। तो यही सब चीज़ था, और फिर मार्च सब कुछ ठीक था, बट जैसे ही अप्रैल आया मेरे साथ वही हुआ जो नर्सिंग स्टूडेंट पीरियड में होता था। नर्सिंग स्टूडेंट पीरियड में ड्यूटी लग जाती थी, और मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि एज अ टीचर भी मेरी ड्यूटी लग जाएगी। तो मैं जिस क्लास की क्लास कोऑर्डिनेटर हूँ, उन बच्चों की ड्यूटी लग गई। तो उन बच्चों के साथ मुझे एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, एज अ उनकी टीचर, एज अ उनके इंस्ट्रक्टर मुझे भी ड्यूटी जाना पड़ा। और जैसे ही ड्यूटी स्टार्ट हुई, मतलब एग्जॉशन लेवल बढ़ गया। सुबह में भाग करके कॉलेज पहुंचना, फिर कॉलेज से तुरंत हॉस्पिटल एरिया में जाना, फिर वहाँ पे बच्चों का क्लिनिकल राउंड लेना, उनके असाइनमेंट चेक करना, और भी रोस्टर बनाना, बहुत तरह तरह के काम। इन सारे काम के बीच में जब मैं थक के वापस घर आती थी तो ऐसा लगता था जैसे बॉडी में तो कुछ बचा ही नहीं है, जान ही नहीं है, फिर मैं पढ़ाई कैसे करूँ, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। देखो कॉलेज टाइम में ऐसा था कि मतलब जब आपको सिर्फ क्लासेस लेना है तो आप लीव ले रहे हो, या फिर कोई बीच बीच में जयंती कुछ आता है तो आपको छुट्टी मिल जा रही है। बट अगर आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के ड्यूटी में, अगर आप किसी स्टूडेंट के साथ क्लिनिकल पोस्टिंग पे जा रहे हो, किसी बैच के स्टूडेंट के साथ, और बीच में किसी जयंती की छुट्टी आपको नहीं मिलेगी, तो पूरे अप्रैल में मुझे एक भी छुट्टी नहीं मिली। अब छुट्टी नहीं मिली तो इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि मैंने जो चीज़ पढ़ा था मार्च में, वो चीज़ मैं रिवाइज़ भी नहीं कर पाई, और इस तरीके से मेरा एक बार फिर से ब्रेकडाउन हुआ। मेरी प्रिपरेशन जो आप कह सकते हो कि 40% तक पहुंच गई थी, उस 40% को जहां 70% होना था, वो 40% रिड्यूस होकर के 10% हो गया। तो पूरे अप्रैल मैं अपने जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करती रही। मैंने छुट्टी का भी बात किया, बट नहीं मिल पाया, क्योंकि भाई मैं अकेली एम्प्लॉय तो हूँ नहीं जिसके लिए रूल रेगुलेशन चेंज हो जाएगा। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मुझे वहाँ का रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, तो मुझे छुट्टी नहीं मिली। आप बिलीव नहीं करोगे, 3 मई को एग्ज़ाम था और मैं 2 मई को ड्यूटी कर रही थी। जी हाँ, जहाँ पे स्टूडेंट रिवाइज़ कर रहे थे बैठ करके, एस्पिरेंट्स, बाकी एस्पिरेंट रिवाइज़ कर रहे थे, मैं वहाँ पे शाम के 4 बजे तक ड्यूटी कर रही थी। और फिर उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, 16 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक मैं शाम के 6 बजे तक स्टूडेंट्स के साथ क्लिनिकल पोस्टिंग पे रहती थी। तो घूम फिर के सिचुएशन मुझे उसी रास्ते पे ला करके खड़ी कर दी थी जहाँ से मैं निकल के आई थी, एक उम्मीद के साथ कि ठीक है इस बारी जॉब कर रही हूँ तो कर लूँगी। तो जो आप जानना चाहते हो मैं आपको बता दूँ
मेरा इस बार का भी नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है। केमिस्ट्री और फिज़िक्स तो मैंने टच भी नहीं किया। बायो में जो मैंने पढ़ा था वो मैंने रिवाइज़ ही नहीं कर पाया, मतलब मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई। तो मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली अभी ऑफ कोर्स रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट आंसर की से मैंने जो मैच किया है तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरे मार्क्स हैं वो 200 से ज़्यादा हैं, बट 250 से कम है। तो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज पे मिलने के चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर हैं। तो अब आप मुझे जज कर सकते हो, जो मन करे आपका आप कर सकते हो। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ बोलने का। बस मैं इतना बोलूँगी कि मैंने अपने साइड से कोशिश की, मैंने अपने साइड से हिम्मत दिखाई। मैं मुझे जहाँ तक लगता है 2019 से लेकर के 2026 तक मेरी जितनी कैपेसिटी थी, मैं अपनी सिचुएशन से पूरी हिम्मत के साथ लड़ते आई हूँ। बट आप कह लो टाइम ने साथ नहीं दिया, किस्मत ने साथ नहीं दिया, या फिर मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं नीट क्रैक कर सकूँ। जो भी है, नहीं हो पाया, इस बार भी नहीं हो पाया। यही है, सच यही है। बट ये भी है कि यार फैमिली की बात मान करके अगर मैंने अपने सपनों के साथ सैक्रिफाइस किया था एक टाइम पे, तो आज उसका प्लस पॉइंट ये है कि ठीक है, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मैं प्राइवेट जॉब कर रही हूँ, जॉब प्राइवेट ही है बट हाँ मैं कमा रही हूँ, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम है, मैं नर्सिंग ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक डिग्री है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रही, हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, बट मन में बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं जो करना चाहती थी मैं वो नहीं कर रही हूँ। और उसका रीज़न ये है कि मैंने उस चीज़ के लिए अच्छे से तैयारी ही नहीं की, या फिर कहूँ कि मैं तैयारी कर ही नहीं पाई। तो यही है मेरी कुछ नीट जर्नी। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, या फिर ये सपना हमेशा के लिए ऐसे ही अधूरा रह जाएगा, टूट जाएगा, और फिर आगे जा कर के मैं कभी बोलूँगी कि हाँ एक टाइम पे मैं नीट क्रैक करके डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे अभी इतना पता है कि मार्च तक सब कुछ बहुत अच्छा था, मैं बहुत पढ़ती थी, रात के 3-3 बजे तक पढ़ती थी, और फिर सुबह उठ करके ड्यूटी भी चली जाती थी 2-4 घंटे सो करके। सैलरी भी आ जाती थी, घर पे जो मतलब देना होता था घर पे दे देती थी, फिर थोड़ा सा अपनी सेविंग कर लेती थी कि भाई एडमिशन होगा तो कॉलेज के लिए भी तो पैसे जुटाने हैं। बट अप्रैल में कुछ ऐसा, मतलब वही चीज़ दोबारा से हुई जो बीएससी नर्सिंग में होता था, एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीने पहले ड्यूटी लग जाना, और मेरा रिवीजन नहीं हो पाया। मैं सच बता रही हूँ, लास्ट के कुछ दिनों में मैं अंदर ही अंदर इतना रोई हूँ ना, बस हर दिन भगवान से मांगती थी कि भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए, थोड़ी सी छुट्टी मिल जाए कि मैंने जो पढ़ा है एटलीस्ट मैं वो रिवाइज़ कर लूँ। एंड आप शायद मुझे ये जज करो कि मैं सिंपैथी के लिए आपके साथ ये सब कुछ शेयर कर रही हूँ, बट सच में मैंने जो फ़ील किया है ना, उस चीज़ को मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हार जाना सिंपल है यार, बट आप में जीतने की क्षमता है, बट फिर भी आप अपनी सिचुएशन के आगे हार जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, बट ठीक है, ज़िंदगी है, चलती है। और वैसे भी लाइफ जो है वो रैंक से और एक एग्ज़ाम से, एक रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा है। तो लाइफ है, जैसे भी है जीना है, चाहे एज अ नर्स जीऊँ या फिर एज अ नीट एस्पिरेंट, जो भी है। बस ये है कि इस बार की भी लड़ाई मैं हार गई, क्योंकि मैं शुरू से अपनी इस लड़ाई में अकेले हूँ। और अभी मैं अगर नीट छोड़ देती हूँ, भूल जाती हूँ नीट को, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मुझे फ़र्क पड़ेगा। और नहीं हुआ, इस बार भी मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं 250 भी स्कोर नहीं कर पाई। तो कुछ ऐसा ही मेरा रिज़ल्ट होने वाला है, और जो बताना था मैंने बता दिया। अब कमेंट सेक्शन ओपन है, आपका जो मन करे आप लिख सकते हो। बहुत बार ये भी लोग लिखते हैं कि बहुत बकवास करती है, ये करती है, वो करती है। ठीक है यार, करती हूँ मैं बकवास। और बस यही है कि नीट की जर्नी मेरी आई थिंक यहीं तक है, आगे का मुझे नहीं पता। बट ये जो चैनल है नर्सिंग स्टूडेंट्स को, नीट एस्पिरेंट को गाइड करने का है, तो मैं अपने साइड से हमेशा आपके लिए गाइडेंस वीडियो अपलोड करती रहूँगी। और अब मेरे पास अपने बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है, जो बताना था मैंने बता दिया। अब आज के बाद जो भी वीडियोज़ होंगी आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस वीडियो होगी, और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट शॉर्ट्स। सो दैट्स ऑल। ज़िंदगी है, जीना होता है, हर प्रॉब्लम को फेस करना होता है, और खुशी खुशी आगे बढ़ना होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच इतना पेशेंसली मुझे सुनने के लिए। और आपको एक और बात बता दूँ, मैं अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे घर के बाकी लोग सो रहे हैं, क्योंकि मैं सबके सामने शायद ये चीज़ें कभी एक्सप्रेस ही ना कर पाऊँ, तो ऑन कैमरा मैं एक्सप्रेस कर दिया मैंने, मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। ठीक है,
तो बाकी आपको जैसा ठीक लगे, चैनल को सब्सक्राइब करने का मन हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। बाकी आपके काम की वीडियोस मैं आगे से अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। अभी मैं नीट से फ्री हो गई हूँ। ओके, चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।